नमस्कार एवं जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें हम लोग ने TRE 1, TRE 2, TRE 3 साथ ही साथ स्टेट के जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक आपके उन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है। इसमें हमने 11th और 12th के, 9 और 10th के और 6 और 10 का जो आपका कल्याण विभाग से, जो शिक्षा विभाग से जो भी था, उन सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। और ये सिर्फ DBMS या SQL रिलेटेड या RDBMS जो भी कहिए आप, या डाटाबेस रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके BPSC TRE 4.0 के जो एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। हालांकि अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें DBMS आपका पार्ट है सिलेबस में, तो ये आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने इसमें सारे एग्जाम जो अभी तक आपके हुए हैं BPSC TRE में, वो सारे क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है और सारे क्वेश्चंस का बड़ा ही डीपली एनालिसिस भी किया है और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी हमने डिस्कस किया है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम BPSC TRE 4.0 में। तो जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो TRE 3 से करेंगे, क्योंकि वे अभी जस्ट ही अभी आपका जो है खत्म हुआ ये एग्जाम। और TRE 3 में जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो पहले हम 6 to 10 के क्वेश्चंस को ले रहे हैं। चलिए करते हैं प्रारंभ। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है विच टाइप ऑफ डाटा कैन बी स्टोर इन द डाटाबेस। और आपके ऑप्शन जो थे वो इस प्रकार से थे: इमेज ओरिएंटेड डाटा, टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डाटा, डाटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। हमें पता है कि ये सारे डाटा को हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं डाटाबेस में। इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि डाटा टाइप क्या क्या होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग टाइप के डाटा टाइप होते हैं, न्यूमेरिक डाटा टाइप होते हैं, डेट एंड टाइम डाटा टाइप होते हैं, अदर्स टाइप के भी डाटा टाइप होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था वो था which forms have a relation that contains information about a single entity। तो अगर ये बात यहाँ पे आपकी हुई है सिंगल एंटिटी से रिलेटेड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 4NF। और यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है कि 4NF इज मोर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ इंश्योरिंग दैट अ रिलेशन फोकस ऑन सिंगल एंटिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो इस प्रकार से था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ DBMS। और ऑप्शंस थे सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो अब देखिए इन्होंने पूछा था नॉट अ फीचर्स। सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी ये भी फीचर्स हैं, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी ये भी फीचर्स हैं, लेकिन हमसे उन्होंने क्या पूछा था नॉट फीचर्स। तो सिंगल यूजर एक्सेस ओनली जो है ये ऐसा फीचर्स नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आइए थोड़ा हम लोग देख लेते हैं की फीचर्स ऑफ DBMS है क्या। अगर हम की फीचर्स ऑफ DBMS के बारे में बात करें, बहुत सारे फीचर्स हैं, उसमें की फीचर्स की बात करें तो डाटा का सिक्योरिटी बोलें, इंटीग्रिटी बोलें, रिकवरी बोलें, कंकरेंसी कंट्रोल बोलें, रिडंडेंसी कंट्रोल बोलें, स्केलेबिलिटी बोलें या एसिड प्रॉपर्टी बोलें, ये सारे जो है ना फीचर्स हैं आपकी क्या DBMS की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंसिस्ट ऑफ डैश ईच ऑफ विच कैन कंटेन। और ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कैटलॉग स्कीमा, ऑप्शन बी स्कीमा कैटलॉग्स, ऑप्शन सी इन्वायरमेंट स्कीमा, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन क्या है
टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंसिस्ट ऑफ, पता है क्या है उसका, कैटलॉग, और ईच ऑफ विच कैन कंटेन्स क्या हो जाएगा, स्कीमा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए हम लोग कैटलॉग और स्कीमा को थोड़ा समझते हैं। पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पूरे पिक्चर को समझिए, ये एक सिटी है, ठीक है, और ये जो सिटी है और इसमें ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग सब, ये जो सिटी है ये आपका जो होगा, ये पूरा एंटायर सिटी, ये समझिए एक प्रकार से कैटलॉग होगा। और ये जो आपको बिल्डिंग्स दिख रहे हैं ना, ये इसके स्कीमा हो गए हमारा। और ये जो आप छोटे छोटे ये विंडोज देख रहे हैं, ये जो है ये इनका टेबल हो गया, समझ आया। तो आपसे जो पूछा गया था कि टॉप लेवल ऑफ हायरार्की, टॉप लेवल क्या हो गया, ये पूरा सिटीज, तो क्या होगा, कैटलॉग हो गया। उसके बाद क्या कंसिस्ट, टॉप लेवल हायरार्की कंसिस्ट ऑफ कैटलॉग, ईच ऑफ विच कैन कंटेंस क्या हो सकता है, और इस सिटी में क्या कंटेंस है, ये जो आपके में दिख रहे हैं, ये क्या हो गए, स्कीमा हो गए। और स्कीमा क्या कंटेंस कर सकता है, टेबल, व्यू, इंडेक्स, ये जो है स्कीमा जो है कंसिस्ट करता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द डाटाबेस। उन्होंने पूछा कि कौन सा नॉट अ फंक्शन, कौन सा फंक्शन नहीं है डाटाबेस का। और ऑप्शन जो थे आपका वो था मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग स्टोर डाटा, एनालाइजिंग कोड, सिक्योरिटी फॉर स्टोर डाटा, मोर देन वन ऑफ द अबव, और नन ऑफ द अबव। हमें पता है कि एनालाइजिंग कोड जो है वो फंक्शन नहीं है डाटाबेस का, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम बात करें प्राइमरी फंक्शन ऑफ डाटाबेस का, तो वो आता है डाटा मैनिपुलेशन, डाटा प्रोटेक्शन, मल्टी यूजर एक्सेस, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड मैनेजिंग डाटा। ये सब क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीबीएमएस है। साथ ही साथ दिस इज डन बाय इंश्योरिंग दैट डाटा इज कंसिस्टेंट, सिक्योर एंड इजिली एक्सेसिबल टू द यूजर। कहने का अर्थ यह है कि प्राइमरी फंक्शन तो है ये कि डाटा मैनिपुलेशन होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, मल्टी यूजर होना चाहिए, साथ ही साथ इन सब बातों का भी इंश्योर होना चाहिए कि वो कंसिस्टेंट रहे, सिक्योर रहे और इजिली एक्सेसिबल। ऐसा ना हो कि आप इतना प्रोटेक्शन कर दिए कि वो इजिली एक्सेसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, या इतना मतलब ये मल्टी यूजर ऐसा कर दिए हैं कि वो सिक्योर ही नहीं रहा डाटा, तो फिर वो जो है वो प्राइमरी फंक्शन जो है वो सही नहीं है। तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि डाटा हमारा कंसिस्टेंट भी रहे, सिक्योर भी रहे और इजीली एक्सेसिबल भी रहे। भले ही वो कितना ही प्रोटेक्शन क्यों ना हो, लेकिन इजीली एक्सेसिबल हो जाए, कितना भी मल्टी यूजर क्या ना हो, लेकिन वो सिक्योर भी रहना चाहिए। तो ये सब क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीबीएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड बाय डीबीएमएस। और आपके जो ऑप्शंस थे वो थे पॉइंटर्स आर यूज्ड टू मेंटेन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, cursors are used to maintain transactional integrity and consistency, logs are used to maintain transactional integrity and consistency, more than one of the above, none of the above। हमें पता है ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि logs are used to maintain transactional integrity and consistency। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था which command is used to remove a relation from a SQL। अब यहाँ पे बात कर रहा है वो आपका remove a relation from a SQL, ठीक है ना। remove a relation करने का अर्थ है कि वो आपका टेबल ही खत्म करना चाह रहा है, टेबल ही हटाना चाह रहा है। तो इसमें हमें पता है कि उसमें कौन सा कमांड हम लोग करते हैं, ड्रॉप कमांड का यूज होता है, तो ड्रॉप टेबल जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका What is an instance of a database?
और ऑप्शन थे द सेट ऑफ database system at any given point of time, the entire set of attributes of the database put together in a single relation, the initial value inserted into the database immediately after this creation, और ऑप्शन डी और ऑप्शन ई जो आपका था मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। हमें पता है कि इंस्टेंस ऑफ डाटाबेस होता ही है कि द स्टेट ऑफ database system at any given point of time, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। आइए हम लोग इंस्टेंस इन डाटाबेस को थोड़ा देखते हैं। तो आपको अगर यह लिखा रहे ए स्नैपशॉट ऑफ ए डाटाबेस एट ए स्पेसिफिक मोमेंट इन अ टाइम, या द डाटा स्टोर इन डाटाबेस एट अ पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट गिवन टाइम, रियल data in database coming at some particular point of time, ये सारे जो है ना इंस्टेंस इन डाटाबेस की डिफिनेशन ही है। या आपके क्वेश्चंस में स्नैपशॉट जैसा टर्म लिखा रहे, स्नैपशॉट ऑफ द डाटा, एक्चुअल डाटा वैल्यू प्रेजेंट एट मोमेंट रहे, या पिक्चर ऑफ डाटा इन द डाटाबेस एट गिवन टाइम रहे, ये सारे पॉइंट्स अगर आप देखें तो आप समझ लीजिएगा कि ये इंस्टेंस इन डाटाबेस या आपसे इंस्टेंस ऑफ डाटाबेस के बारे में बात कर रहा है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, द स्टेट ऑफ द डाटाबेस सिस्टम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो टीआरई 3 का जो था आपका 6 to 10 का जो क्वेश्चन था, इतने सारे क्वेश्चन आए हुए थे जिसका हमने सोल्यूशन भी देख लिया। जहां जहां मुझे लगा कि आपको कुछ बताना चाहिए वो भी मैंने यहाँ पे एडिशनल ऐड करने की कोशिश किया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो टीआरई 3 का ही है, लेकिन वो 11th और 12th में जो पूछा गया था वो वाला है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखें। और क्वेश्चन इसमें पहला था कि इन अ रिलेशनल डाटाबेस व्हाट इज अ प्राइमरी की, और ऑप्शन था आपका ए की यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, A key used to establish relationship between table, A key used to sort record in a table, more than one of the above और none of the above। क्योंकि बात यहाँ पे आपसे वो प्राइमरी की क्या कर रहा था, व्हाट इज प्राइमरी की, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा a key used to uniquely identify its record in a table। ठीक है, ऑप्शन बी में थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन हो सकता है मोर देन वन ऑफ द अबव को लेकर के, ए की यूज टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, लेकिन आप यह अगर देखिए ना ये सही में जो है आपका फॉरेन की का जो है डेफिनेशन है। ठीक है, तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए ही होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which normal form ensure that every non-prime attribute in a table is fully functionally depend on the primary key। ऑप्शंस हैं 1NF, 2NF, 3NF, more than one of the above और none of the above। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि every non-prime attribute in a table is fully functionally dependent on the primary key, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म यानी कि 2NF होगा। आइए हम लोग ये देखते हैं कि कितने प्रकार के नॉर्मल फॉर्म होते हैं। आपका आता है 1NF, 2NF, 3NF और एक होता है BCNF। BCNF को हम लोग स्ट्रॉन्ग थर्ड नॉर्मल फॉर्म के रूप में भी जानते हैं। ये आपको होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग थर्ड नॉर्मल फॉर्म आपसे घुमा के पूछ दिया और आपको लगे अच्छा स्ट्रॉन्ग पूछ रहा है, ये 4NF नहीं, 4NF लगे BCNF का ही नाम स्ट्रॉन्ग थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। उसी प्रकार से 5th NF होता है जिसको हम लोग PGNF यानी कि प्रोजेक्ट ज्वाइंट नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। अब तो 6th NF भी आ गया है और DKNF भी है, डोमेन की नॉर्मल फॉर्म। मैंने यहाँ पे आपको बस लिस्ट दिया है कि नॉर्मल फॉर्म्स का, मैंने यहाँ पे आपको बताया नहीं है डिटेल्स में नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ जहाँ की
पूरी डिटेल्स के साथ मैं बताने वाला हूँ आपका, और साथ ही साथ की रिलेटेड मैं 2 वीडियो इस वीडियो के बाद लाऊंगा, वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में। आप यहाँ देखिएगा तो आपको इस चैनल पर आपको मिलेगा नॉर्मल फॉर्म का और एक की का, प्राइमरी की, फॉरेन की, क्योंकि ये तो जो टॉपिक है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी किसी भी एग्जाम में पूछिए, और डाटाबेस रिलेटेड, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी और स्टेट में भी आ रहा है। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ही बनाने का सोचा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ नाम बता दिया हूँ कि कितने प्रकार के नॉर्मल फॉर्म होते हैं, फर्स्ट एन एफ, कब ये फर्स्ट एन एफ का लाएगा, कब ये सेकेंड एन एफ का लाएगा, इसका डिटेल वीडियो में बहुत ही जल्द इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हिच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू ऐड न्यू रो टू अ डाटाबेस टेबल। क्योंकि अब यह इंसर्ट करने के बाद का न्यू रो का, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसर्ट। ठीक है, ये जो क्रिएट है, इंसर्ट है, डिलीट है, इसका मैं बड़ा ही डिटेल्स में जो है आगे जो है क्वेश्चन बताया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये किस लैंग्वेज में आएगा, क्या आएगा। जब मैं स्टेट वाला इसी वीडियो में सॉल्व करूंगा तो वहां पे आपका सारा मैंने कवर किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम। और ऑप्शन था इम्प्रूव डाटा स्केलेबिलिटी, इंक्रीज डाटा सिक्योरिटी, डाटा इनकंसिस्टेंसी, मोर देन वन ऑफ द अबव, और नन ऑफ द अबव। क्योंकि ये आपसे बात कर रहा था डिसएडवांटेज का, किसका बात कर रहा था, डिसएडवांटेज का, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा इनकंसिस्टेंसी। आइए, अभी तक हम लोगों ने डिसएडवांटेज देखा, हो सकता है कि अगली बार वो एडवांटेज ही पूछ दे। तो ये जो आपका ग्रीन कलर में है ये आपका एडवांटेज है, और जो आपका रेड कलर में वो आपका डिसएडवांटेज है। और ये एडवांटेज क्या क्या है, डाटा कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट सिस्टम्स, यूजर आर unaware of the physical data location, integrity is maintained even if a system fail, improve reliability रहे, availability रहे, flexibility रहे, scalability रहे। ये सारे टर्म अगर यूज हो रहा है तो याद रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का एडवांटेज के बारे में बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से डाटा इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी, रिडंडेंसी, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारे टर्म अगर आ जाए तो समझिएगा ये आपसे डिसएडवांटेज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डिसएडवांटेज क्या है, एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम रिमोट सिस्टम रिड्यूस परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस को यह रिड्यूस करता है। नेटवर्क ट्रैफिक इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, नेटवर्क ट्रैफिक जो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इंटीग्रिटी इज मेंटेन इफ ए सिस्टम फेल, ये तो नहीं होगा। कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉस्ट है, ये भी एक डिसएडवांटेज है कि हाई इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाता है। सिक्योरिटी इश्यूज है, ये सारे क्या है इसके डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डीबीएमएस। नॉट अ टाइप पूछा था, रिलेशनल डीबीएमएस होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, सिक्वेंशियल नहीं होता है, इसलिए नॉट अ टाइप का, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस कौन कौन से। एक होता है डिसेंट्रलाइज, एक होता है सेंट्रलाइज डाटाबेस, रिलेशनल, नोएसक्यूएल, हायरार्चिकल, नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सारे जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस हैं। और भी हैं, ये मैंने कुछ कॉमन है जो अक्सर एग्जाम आए रहते हैं ऑप्शंस में, इसलिए मैंने उन सबों को यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। आइए, अभी तक हम लोगों ने TRE-3 का जो था वो सारे क्वेश्चन देखे। आगे का जो क्वेश्चन होगा वो TRE-1 TRE दोनों को मैंने मिला दिया है, उसमें चाहे वो 6 to 10 हो, 9 10 हो, 11 12, सारे क्वेश्चंस को चलिए अब हम लोग देखते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है SQL views are also known as, और ऑप्शन थे सिंपल टेबल, वर्चुअल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल, मोर देन वन ऑफ द अबव, और नन ऑफ द अबव।
हमें पता है कि एसक्यूएल व्यू आर आल्सो नोन एज वर्चुअल टेबल, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्चुअल टेबल हो जाएगा। आइए हम लोग अब देखते हैं एसक्यूएल व्यू के बारे में। एसक्यूएल व्यू का अगर डिफिनेशन आप पढ़िएगा तो वो लिखता है ए व्यू इज अ वर्चुअल टेबल इन एसक्यूएल दैट प्रोवाइड्स अ वे टू प्रेजेंट डाटा फॉर वन और मोर टेबल। डायरेक्ट यहां लिखा है ए व्यू इज अ वर्चुअल टेबल इन एसक्यूएल। आपसे पूछा भी गया था कि एसक्यूएल व्यू आर आल्सो नोन एज, तो वर्चुअल टेबल होगा। साथ ही साथ व्यूज क्रिएट करने का सिंटेक्स जो होता है वो सिंपल होता है, क्रिएट व्यू। इंडेक्स व्यू को हम लोग मटेरियलाइज्ड व्यू के नाम से भी जानते हैं, और व्यू डू नॉट स्टोर डाटा थemselves, यानी कि ये जो है डाटा को स्टोर नहीं करता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल। नॉट पूछा आपसे, याद रखिए कि मतलब क्वेश्चंस को आप जरूर एक बार या हो सके तो 2 बार पढ़िए, लेकिन पूरा कंफर्म हो जाइए कि क्वेश्चंस रियली में पूछ क्या रहा है, क्योंकि आपका जो एग्जाम में जो है ना वो ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, और वहां पे आपको ओमार सीट पढ़ना होता है। तो क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद यह इंश्योर हो जाइए आप कि वो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो आप समझ पाए हैं या नहीं। ऐसा नहीं कि नोट को देखे नहीं, कंस्टेंट पूछा लगा दी मोर देन मतलब नोट था ही नहीं, बाद में पता चला नोट पूछा था। समझ रहे हैं? तो प्राइमरी की ये तो कंस्टेंट है, नॉट नल भी है, यूनियन जो है ऐसा नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए अब देखते हैं कि एसक्यूएल कंस्टेंट कहते किसे, क्या होता है। तो इन एसक्यूएल constraints are rule applied to table columns to enforce data integrity and ensure that the data meet certain conditions. Constraints help maintain accuracy and reliability of the data within the database by restricting ... क्या समझे आपने से? कहने का अर्थ है कि इन एसक्यूएल कंस्टेंट का एक रूल्स है जो कि अप्लाइड होता है कहां पे, टेबल के कॉलम्स पे, जो कि आपका इंश्योर करता है कि डाटा जो है कुछ सर्टेन कंडीशन को मीट करेगा। और ये जो कंडीशन है वो क्या करेगा, आपका हेल्प करेगा मेंटेन एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी में विद इन अ डाटाबेस बाय रिस्ट्रिक्टिंग, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ। ठीक है, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन क्या मतलब कहने का अर्थ ये है, अब देखिए जैसे कभी आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें आपका जब फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें रहा होगा कि आप इस एज से के ही जो है बंदे फॉर्म भर सकते हैं, 18+ ही भर सकते हैं, या जो 54 एज से ज्यादा है उनको ये फॉर्म नहीं भरा देते। ये सब कुछ रिस्ट्रिक्शन है लगा दिया हमने, समझ रहे हो, ताकि हमारे पास जो एक्यूरेट बंदा है, एक्यूरेसी हमारा सही रहे। समझ रहे हैं? कुछ रूल्स है, ये रूल्स हैं, ये जो रूल्स हम लगाते हैं कॉलम्स पे, टेबल्स के कॉलम से, उसी रूल्स को हम लोग एसक्यूएल कंस्टेंट करते हैं। कभी कभी होता है कि हम चाहते हैं कि कभी हम लोग चाहते हैं कि ये जो कॉलम्स हमारा वो नॉट नल नहीं रहे, भले रिपीटेशन आ जाए। उसी प्रकार से कभी हम लोग ये चेक करते हैं कि ये जो डाटा टाइप है इसमें सिर्फ जो है स्ट्रिंग रहे। ये सब जो रूल्स लगाते हैं ना, यही आपका एसक्यूएल कंस्टेंट। और अगर इसके टाइप्स के बारे में हम बात करें, ये कॉमनली फॉलोइंग टाइप्स होते हैं, जो इसमें इसका नाम है आपका नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट, ये सब जो है ना कंस्टेंट्स टाइप है। नॉट नल क्या करता है, इंश्योर करता है दैट कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू। यूनिक करता है कि कॉलम्स क्या हो, ऑल वैल्यू इन कॉलम्स आर यूनिक। प्राइमरी की जो है नॉट नल और यूनिक भी होना चाहिए।
फॉर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए हम लोग फॉरेन की का कंस्टेंट का यूज करते हैं। चेक जो है इंश्योर दैट द वैल्यू इन अ कॉलम सेटिस्फाई स्पेसिफिक कंडीशन। चेक जो है वो जो स्पेसिफिक कंडीशन हमने लगाया है उसको वो इस वैल्यू में आ रहा है या नहीं उसको चेक करता है। जैसे कि हमने अभी बताया कि ये जो है कॉलम इसमें डाटा टाइप जो है वो न्यूमेरिक रहे या स्ट्रिंग रहे या 18 प्लस ग्रुप के ही जो डेट ऑफ बर्थ है 18 प्लस का ही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। डिफॉल्ट जो होता है वो क्या आता है, डिफॉल्ट वैल्यू जो है स्पेसिफाइड रहता है। जैसे कि हमने एक इनकम कॉलम बनाया और जो हमने कह दिया अगर आप इनकम नहीं भरेंगे तो हम ये मान लेंगे कि आपका 1 लाख जो है सैलरी है। सैलरी मतलब मंथली या वर्ष में, ईयरली। तो वो एक डिफॉल्ट आप याद दीजिए यार, नहीं तो डिफॉल्ट हम ये मानेंगे। ये सब क्या है, कंस्ट्रेंट के टाइप्स हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो था, इफ वी हैव नॉट स्पेसिफाइड ASC यानी कि असेंडिंग और DS यानी कि डिसेंडिंग आफ्टर एन SQL ऑर्डर बाय क्लॉज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय डिफॉल्ट। कहने करते कि अगर हम स्पेसिफाई नहीं करें असेंडिंग और डिसेंडिंग तो ये बाय डिफॉल्ट किस को लेगा। और ऑप्शन था डिसेंडिंग लेगा, असेंडिंग लेगा, कि देयर इज नो डिफॉल्ट वैल्यू या मोर देन वन देवन। हमें पता है कि वो क्या लेगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा असेंडिंग, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है क्या आता है, असेंडिंग ही होता है। आइए इसके बारे में हम लोग देखे भी हैं, भी लेते हैं थोड़ा। डिफॉल्ट ऑर्डर जो आपका होता है वो असेंडिंग होता है। अगर आप सिर्फ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय नेम लिख दिए तो ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही आउटपुट देगा। या आप अगर स्पेसिफाई कर देते हैं ASC तब भी यह आपको असेंडिंग ऑर्डर में देगा। आप सिंटेक्स देख पा रहे हो। नेक्स्ट जो होता है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तब वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा। ऑर्डर बाय मल्टीपल कॉलम, हम जो है ASC और DSC दोनों का यूज कर सकते हैं सेपरेट कॉमा लगा करके। जैसे कि हमको डिपार्टमेंट तो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए था, लेकिन नेम अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए था तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन आपसे बोल रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन था काउंट, कंप्यूट, सम, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्योंकि हमसे ये नॉट अ वैलिड पूछ रहा था तो राइट आंसर कंप्यूट हो जाएगा। अगर हम बात करें SQL एग्रीगेट फंक्शन होता क्या है, तो होता है कि फंक्शन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यू एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। दे आर कॉमनली यूज्ड विथ ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज होता है। तो एग्रीगेट फंक्शन क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करता है सेट ऑफ वैल्यू पे और रिटर्न करता है सिंगल वैल्यू, और जो कि कॉमनली यूज होता है ग्रुप बाय क्लॉज के साथ। कुछ एग्जांपल्स हैं एग्रीगेट फंक्शन के, तो क्या क्या है, काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मीन, ये सारे क्या है SQL के एग्रीगेट फंक्शन है। काउंट क्या करता है, आपका जो भी कॉलम्स में है उसको पूरा काउंट करता है, यानी कि आपके उस टेबल में कितने मान के चलिए नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हैं, अगर स्टूडेंट टेबल है वो काउंट करके बता देगा कि 10 है। तो उन्होंने क्या किया, एक सेट ऑफ वैल्यू पे काउंट किया। ठीक है। सम फंक्शन क्या करता है, आपका सारे वैल्यूज को आपका सम करता है। एवरेज भी क्या करता है, आपको एवरेज निकालना है तो वो भी क्या करेगा, सारे को सम करेगा और उसके बाद उसका एवरेज निकालेगा। ये क्या कर रहे हैं, ये सेट ऑफ वैल्यू पे काम कर रहा है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, which of the following is true about the having clause। और ऑप्शंस था, ऑप्शन ए था सिमिलर टू द वेयर क्लॉज बट इज यूज्ड फॉर कॉलम्स रादर देन ग्रुप। ऑप्शन बी था सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इज यूज्ड फॉर रो रादर देन कॉलम्स। सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इज यूज्ड फॉर ग्रुप्स रादर देन रो। तो
हमें पता है कि हैविंग क्लॉज जो है आपका वो सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इज यूज्ड फॉर ग्रुप्स रादर देन रो। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप एक एसक्यूएल का सिंटेक्स देखा कोई भी क्वेरी का, तो वो पहले क्या होता है, सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल वेयर सम कंडीशन ग्रुप बाय कॉलम्स नेम हैविंग सम कंडीशन ऑर्डर बाय कॉलम्स नेम और सेमीकोलन। एक सिंपल स्ट्रक्चर आप देखिएगा अगर, तो यही प्रकार से था, पहले सिलेक्ट होगा, फ्रॉम होगा, वेयर होगा, ग्रुप बाय होगा, हैविंग होगा और ऑर्डर बाय होगा। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, डैश क्लॉज क्रिएट्स टेम्पोररी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज डिफाइंड। और ऑप्शन था विथ, फ्रॉम, वेयर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विथ। तो विथ क्लॉज क्रिएट टेम्पोररी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज डिफाइंड। आइए हम लोग विथ क्लॉज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम विथ क्लॉज की बात करें, विथ क्लॉज आल्सो नोन एज सीटी। सीटी मतलब कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। अगर आप सीटी बोल दे तो याद रखिएगा वह आपसे विथ क्लॉज के बारे में बात कर रहा है। साथ ही साथ मल्टीपल सीटी कैन बी डिफाइंड इन सिंगल विथ क्लॉज सेपरेटेड बाय कॉमा। कॉमा सेपरेशन के थ्रू एक सिंगल विथ क्लॉज के साथ हम लोग मल्टीपल सीटी कैन बी डिफाइन कर सकते हैं। विथ क्लॉज रिजल्ट्स आर नॉट स्टोर्ड परमानेंटली, और यह जो है परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट राउंड 65.726 -1 फ्रॉम 12। तो ये क्या प्रिंट करेगा? मेन कहने का अर्थ था कि वो आपसे ये जानना चाहता था कि राउंड फंक्शन का आपको फंक्शनलिटी पता है या नहीं। अगर इसका राइट आंसर होगा वो होगा 70। क्यों होगा कि अब ये देखिए, राउंड जो है इतना को टू द नियरेस्ट 10 व्हिच गिव्स, ये जो राउंड फंक्शन है, और अगर -1 है तो ये आपका जो नियरेस्ट टेंस होगा वो उस पर जाएगा। 2 रहता तो क्या आता है 100, समझ रहे हो? अभी 1 है तो 10 से 2 है तो 100। इसी प्रकार से 65 का नियरेस्ट क्या हो जाएगा, टेंस के मल्टीपल में लिखना में, तो क्या होगा 70। और 65 से हम लोग इधर जाते 50 भी आता, और इधर जाएंगे तो 70 आएगा। लेकिन पॉइंट ये 726 है, तो ये ज्यादा नियरेस्ट है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है, डैश कमांड मेक्स द अपडेट परफॉर्म्ड बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डाटाबेस। और ऑप्शन है आपके रोल बैक, कमिट, ट्रंकेट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। हमें पता है कि ये हमसे क्या पूछ रहा है कि ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डाटाबेस, परमानेंट ट्रांजैक्शन के बारे में पूछ रहा है, परफॉर्म। तो कमिट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोच फॉर ज्वाइनिंग टेबल, और ऑप्शन है आपके यूनियन ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, सब क्वेरीज। अगर आप देखें, अगर ये अब देखो मोर देन वन ऑफ द अबव भी है और नन ऑफ द अबव भी है। अगर आपसे बेसिक अप्रोच पूछा जाना, क्योंकि यहाँ पे इसने डायरेक्ट स्पेसिफाइड कर दिया है कि बेसिक अप्रोच क्या है, तो हम लोग ना इसको नेचुरल ज्वाइन को ही मानेंगे। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा कॉल्ड। और ऑप्शन था टेरा डाटा, मेटा डाटा, रिलेशंस, मोर देन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये आपसे पूछता व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा कॉल, यानी कि डाटा अबाउट डाटा के बारे में पूछ रहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेटा डाटा। अगर आप ये देखिए डिफाइन मेटा डाटा इन डीबीएमएस, इसे आप
स्क्रीन को पॉज कीजिए और 2 मिनट इसे पढ़िए एक और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा, आप क्या समझे? कि आपने समझा कि मेटा डाटा जो है वो डाटा अबाउट कुछ भी नहीं, डाटा अबाउट डाटा है। ठीक है, और ये जो डाटा है वो डाटा है वो आपका कंस्ट्रेंट्स का भी हो सकता है, टेबल का हो सकता है, रिलेशंस का हो सकता है, डाटा टाइप्स का हो सकता है, कॉलम्स का हो सकता है, टेबल का हो सकता है, एंड सो ऑन। जब मैं इसके बारे में पढ़ा और देख रहा था इंटरनेट पे, मुझे ये दिखा एक जो कि था, तो ये देखिए एक्चुअल डिफाइन करता है कि मेरा डाटा रियली में है। ये जो देख रहे हो ना, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पे देखो एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम का बना एक अलग सा चार्ट बनाया है, यही तो मेरा डाटा है। ये आपका जो ये डाटा है ना उसके बारे में बता रहा है। ये जो ऑथर, टाइटल, पब्लिशर, ये सब आपके डाटा के बारे में बता रहा है। डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर से आप इसको पढ़िएगा, यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, आपको फिर से आ जाएगा समझ में। अगर टाइप्स ऑफ मेटा डाटा के बारे में बात करें तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो है ना टेक्निकल, बिजनेस, डिस्क्रिप्टिव मेटा डाटा, ऑपरेशनल मेटा डाटा, ये सारे जो है ना मेटा डाटा के कॉमन जो है टाइप्स है। जैसे डिस्क्रिप्टिव डाटा में क्या है, यही जो आपका ऑथर हुआ, टाइटल हुआ, ये सब डिस्क्रिप्टिव डाटा टाइप है। बिजनेस में क्या आ जाएगा, बिजनेस रिलेटेड जो भी है बातें। टेक्निकल का अगर बात करें तो इनक्रिप्शन, फाइल टाइप्स। समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन था, द DBMS एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन डैश एंड डैश ऑफ एन एंटरप्राइज क्लास सिस्टम। और ऑप्शन जो थे आपके वो थे डाटा, द DBMS, database application, the DBMS, the user, the software, more than all of the above, none of the। ये क्या कहा था कि DBMS act as an interface between क्या हो जाएगा, database application and the database of an enterprise class system। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब आप यहां देखिए, ये क्या है, आपका डाटाबेस है, ये क्या है, DBMS है, और ये आपका डाटाबेस, और ये आपका डाटाबेस एप्लीकेशन हो गया, और ये आपका क्या है, डाटाबेस हो गया। तो ये जो है ना, और ये आपका क्या है, यूजर इंटरेक्ट होगा यहां से, इस दोनों के बीच में जो होगा क्या होगा, एक DBMS होगा, और ये DBMS इंटरेक्ट होगा डाटाबेस से, डाटाबेस एप्लीकेशन इंटरेक्ट होगा DBMS से। ठीक है, तो अभी हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो इंटरफेस बिटवीन DBMS एप्लीकेशन एंड द डाटाबेस। तो आप देख सकते हैं DBMS जो है आपका क्या है, इंटरफेस है किसके बिटवीन में, डाटाबेस एप्लीकेशन के और डाटाबेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, डैश इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेक कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। और ऑप्शन थे प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की। इसका जो राइट आंसर होगा वो सुपर की होगा, क्योंकि यहां पे बात हो रही थी टेक अ कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। ठीक है, मैं जो वीडियो लाऊंगा एक टाइप्स ऑफ डाटाबेस कीज पे, बहुत ही डिटेल वीडियो लाऊंगा। 2 वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, एक नॉर्मलाइजेशन पे, एक टाइप्स ऑफ डाटाबेस की पे, कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। और वो वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, वो आप जरूर देखिएगा। और आपको फिर नॉर्मलाइजेशन से जो क्वेश्चंस बनते हैं या उससे पे जो भी आपका डर है वो सारा खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से प्राइमरी की बोले, फॉरेन की बोले, या डाटाबेस की कोई भी की, जो भी की होगा उस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। और की रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो होगा आपका, आप नहीं छूटेगा वो वीडियो देखने के बाद आपका। यहाँ पे मैं डायरेक्ट डिटेल्स में नहीं बताने वाला हूँ,
नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम हो जाता और बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता, इसलिए यहाँ पे मैं उतना डिटेल्स में नहीं गया। क्योंकि अगर आप नॉर्मलाइजेशन को भी मैं पूरा डिटेल्स में रखता और टाइप्स ऑफ डाटाबेस की को भी रखता तो फिर बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता ये लेक्चर। तो इसलिए मैंने इस दोनों को अलग किया, लेकिन थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे मैंने नॉर्मलाइजेशन को बता दिया कि ये सब नॉर्मलाइजेशन ऑफ फॉर्म। इसी प्रकार से डाटाबेस की अगर बात करें आप देखिएगा 3 कलर में लिखा हूँ। एक तो ये सब कीज हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, अल्टरनेट की, तो पता होना ही चाहिए। ये 2 सेक्शन तो आपको पता होना ही चाहिए। कंपोजिट की, फॉरेन की, यूनिक की, सरोगेट की, सेकेंडरी की, ये सब भी कुछ की, इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ क्यू वाले टाइप्स ऑफ डाटाबेस कीज वाले जो लेक्चर है आपका, वहाँ पे सारा आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आपको इन सब नामों से फेमिलियर रहना पड़ेगा कि डाटाबेस में कितने टाइप के की हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज्ड बाय द कस्टमर स्टोर इन अ सेपरेट फोल्डर इन फाइलिंग कंटेन इन एग्जांपल ऑफ। किस टाइप के डाटाबेस का कहने का है कि किस टाइप का डाटाबेस के बारे में बात कर रहा है, और चाहे ये रिलेशनल का है या नेटवर्क है या हिरार्चिकल है, तो हमें पता चल रहा है कि ये जो है वो इसका राइट आंसर हिरार्चिकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा। तो इस टाइप के जो डाटाबेस होते हैं ना, इन दिस टाइप ऑफ डाटा सिस्टम, डाटा इज स्ट्रक्चर्ड इन ट्री लाइक फॉर्मेट। ये जो है ट्री और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी कि अगर आप से वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेट पूछे या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वाले फॉर्मेट पूछे, आपको पता होना चाहिए कि वो हिरार्चिकल डाटाबेस के बारे में बात कर रहा है। उसी प्रकार से अगर बात करें कि विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड इज करेक्ट टू डिलीट द वैल्यू इन द रिलेशन टीचर्स, यानी कि टीचर एक रिलेशन है, उसमें से हमको वैल्यू को डिलीट करना है, तो उसका राइट कमांड या सिंटेक्स क्या होगा। और आपका ऑप्शन था डिलीट फ्रॉम टीचर्स, डिलीट फ्रॉम टीचर्स वेयर आईडी इक्वल टू नल, रिमूव टेबल टीचर्स और मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हमें पता है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद था आफ्टर ग्रुप हैव बीन एस्टेब्लिश्ड SQL applies predicate in the dash clause allowing aggregate function to be used। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैविंग होगा या ग्रुप बाय या विथ। हम अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ाई, देखिए क्वेश्चंस का फॉर्म यहाँ बता हुआ है, लेकिन इसका जो 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 राइट आंसर होगा, जो इंटेंशन इसका पूछने का है, वो हम लोग इससे पहले पूछे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखिए। इसी क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैविंग। हैविंग क्या है, दिस इज क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर द ग्रुप्स फॉर्म बाय द ग्रुप बाय क्लॉज दैट्स अलाउ यू टू अप्लाई कंडीशंस ऑन एग्रीगेट फंक्शन। यहाँ पे हमने आपको जो आपके अदर्स ऑप्शन से, जैसे ग्रुप बाय के बारे में और विथ के बारे में भी बता दिया है। आप इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो था, द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंसिस्ट ऑफ। देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा है और यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप लोगों को बोलता फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ। उसका रीजन यही है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके, या इसी रिलेटेड जो है अगर आप पढ़े रहिएगा तो इस रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सन सी कैटलॉग और स्कीमा। कैटलॉग के बारे में वहां पे हमने आप लोग को एक पिक्चर के थ्रू बता दिया था। यहाँ पे मैं आपको थियोरेटिकल बता दूं कि कैटलॉग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अ डाटाबेस सिस्टम। इट कंटेन्स मल्टीपल स्कीमा। वहां पे जो बिल्डिंग था वो क्या था, हमारा स्कीमा था। और स्कीमा इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशंस ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल, व्यू, इंडेक्स एंड प्रोसीड्योर्स। वो जो बिल्डिंग में आप खिड़की देखो, डोर देखो, वो समझो कि वही है, टेबल्स है या व्यू है, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो है द यूजर आईडीज कैन बी एडेड और रिमूव्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड रोल्स। और ऑप्शंस आपके दिए हुए थे। इस ऑप्शंस का जो राइट आंसर आपके के बीपीएससी ने दिया वो दिया ऑप्शन बी को उन्होंने राइट माना। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो इसके जो रोल्स हैं ना, इसका जो रोल होगा वो भी यही जो डीबी सिस एडमिन है वही तय करता है, और इसका भी जो रोल है ना वो ही यही तय करता है सिस एडमिन। अगर यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं रहता तो एग्जैक्टली ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। लेकिन चूंकि यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव भी था तो आयोग को सोचना चाहिए था कि क्योंकि ये जो ऑप्शन ए है डीबीएससी एडमिन ये इसका रोल फिक्स करता है तो वो भी तो ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है। यहां तक कि सिक्योरिटी एडमिन भी आपका ऐड और रिमूव करता है। हालांकि प्राइमरीली अगर कहा जाए तो डीबी एक्सेस एडमिन जो है ये ही है, लेकिन ये दोनों भी तो कर सकता है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव भी जो था वो राइट आंसर होना चाहिए था। ठीक है, हालांकि आपका पीपीएससी ने ऑप्शन बी को राइट माना है। उसी प्रकार से बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द यूटिलिटी ऑफ डीबीएमएस, और ऑप्शन था बैकअप, लोडिंग, प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, और आपका ऑप्शन इसी प्रकार से दिया हुआ था। क्योंकि आपसे नॉट पूछ रहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बैकअप जो है सारे में ऑप्शंस में दिया हुआ उन्होंने, इसलिए नन ऑफ द जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फॉर डिजाइनिंग और नॉर्मल आरडीबीएमएस व्हिच ऑफ द फ्लोइंग नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एडिक्वेट, और ऑप्शन था 4NF, 3NF, 2NF, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। अगर हम नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर एडिक्वेट की बात करें तो उसका राइट आंसर जो है वो 3NF हो जाएगा। अब ये हम किसे कहेंगे कंसिडर एडिक्वेट, तो इसके लिए भी मैंने बता दिया कि व्हेन वी से नॉर्मल फॉर्म्स आर कंसिडर्ड एडिक्वेट इट मींस achieve a balance between a well-structured, efficient and reliable database while avoiding unnecessary complexity। कहने का अर्थ है कि जब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल फॉर्म्स आर कंसिडर्ड एडिक्वेट, तो यानी कि वो ये होना चाहिए कि वो वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए, और जो जो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतने हम नॉर्मल फॉर्म्स में चले गए कि वो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि उसे अब अचीव करना ही दिक्कत हो रहा है, समझ रहे हो। तो वेल स्ट्रक्चर हो, इफिशियंट हो, रिलायबल हो, और कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो, उस वाले फॉर्म को हम लोग कंसीडर करते हैं एडिक्वेट में। अब अगर आप 5NF, 4NF, 6NF, 4NF पे जाइएगा तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए 3NF को जो है ना कंसीडर एडिक्वेट किया गया है। कहीं कहीं पे BCNF भी आता है, तो ये 3NF और BCNF बोथ को आप जो है अगर कहीं पे लिखा रहे कि ऑप्शन ए दिया रहे 3NF, ऑप्शन बी दिया रहे BCNF, और ऑप्शन सी है कि बोथ, तो आपको बोथ को कंसीडर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, व्हाट हैपन इफ अ पीसेज ऑफ डाटा इज स्टोर इन 2 प्लेस इन द डीबीएमएस, और ऑप्शन ए था आपका स्टोरेज स्पेस इज वेस्टेड and changing the data in one spot will cause data inconsistency। एकदम सही है, changing the data in one spot will cause data inconsistency, ये भी सही है। storage space is wasted, ये भी सही है। और देखिए इन्होंने जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है वो ऑप्शन ए का ही पार्ट को इंक्लूड किया है। यहाँ पे देखिए पहले था कि स्टोरेज स्पेस इज वेस्टेड, यहाँ भी लिखा हुआ है कि स्टोरेज स्पेस इज वेस्टेड एंड चेंजिंग द डाटा इन वन स्पॉट विल कॉज द डाटा इनकंसिस्टेंसी, एकदम सही है। इस अनुसार तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होना चाहिए था। मोर देन वन अब तो अब आप आंसर दिए हुए हैं अगर ऑप्शन में दिए हुए हैं तो, लेकिन आपका बीपीएससी ने जो आंसर माना राइट वो ऑप्शन ए को माना है। अब पता नहीं क्यों आप मोर देन अब का ऑप्शन भी दे रहे हैं, ऑप्शन ए का जो पार्ट है उसको आप
बी और सी में लिख भी रहे हैं, और लेकिन राइट आंसर ऑप्शन एक बता रहे हैं, पता नहीं। विच डाटा टाइप कैन स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इन अ कॉलम, और ऑप्शन है रो, न्यूमेरिक, वैरचर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब बात यहाँ पे हो रही है आपकी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की से रिलेटेड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन ए यानी कि रॉ हो जाएगा। अब बात करें कि रॉ डाटा टाइप जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप को स्टोर करता है। तो आप देखते हो कहते हैं कि ये रॉ मटेरियल है, ठीक है ना। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप में होता क्या है कि ये जो डाटा है कोई एग्जैक्ट कोई स्ट्रक्चर वे में नहीं है, इसके एनालिटिक्स के लिए हम लोग बड़े ही एडवांस टेक्नोलॉजी का हमें यूज करना पड़ता है, जैसे एनपीएल यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, तब इसका जो हम कुछ इंसाइट जो है जान पाते हैं। तो रॉ डाटा टाइप जो क्या करता है, इसको पूरा ही ओरिजिनल और विदाउट कंप्रेस डाटा को ही स्टोर कर लेता है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि इफ एवरी नन की एट्रीब्यूट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की देन द रिलेशन विल बी इन, और ऑप्शन था आपका 1NF, 2NF, 3NF, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि नन की एट्रीब्यूट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2NF। अगर हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का डिफिनेशन ही होता है ए टेबल इज इन सेकेंड नॉर्मल यानी कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इफ पहला इट इज ऑलरेडी इन 1NF, यानी कहने का टेबल को पहले तो 1NF में होना ही पड़ेगा। 1NF बोले तो कि आपका जो कॉलम्स है वो इंडिविजुअल वैल्यूज है, वो इंडिविजुअल हो यानी कि एटॉमिक वैल्यूज हो, तो यानी कि 1NF में। साथ ही साथ ऑल नन की एट्रीब्यूट्स जो है फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की होगा, तब हम कहेंगे कि वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। और आपसे तो यही बोल रहा था ना कि नन की एट्रीब्यूट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2NF। अब देखिए मैंने यहाँ पे डिफिनेशन बता दिया। ये जो नॉर्मल फॉर्म्स का जो आपका वीडियो है आपका आई बटन पे आ रहा होगा वो जरूर आप देखिएगा, क्योंकि जब हम नॉर्मल फॉर्म पढ़ाएंगे तो हमको यही पता होना चाहिए कि नन की एट्रीब्यूट्स कहते किसे हैं, की एट्रीब्यूट्स क्या होता है, फुल्ली फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होता है, ये सारे पता होना चाहिए आपको। साथ ही साथ प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, सेकेंडरी की क्या है, अल्टरनेट की क्या है, इसलिए मैंने की और नॉर्मलाइजेशन का एक सेपरेट वीडियो ही बनाया है, और वो वीडियो आप जरूर देखिए, उससे बहुत सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे उसको इसलिए इस डिटेल्स को इंक्लूड नहीं किया नॉर्मल फॉर्म का, क्योंकि अगर वो सारे इंक्लूड मैं करूँ तो बहुत ही ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था इन अ रिलेशनल डाटाबेस द डाटा टाइप्स ऑफ वैल्यू इन ईच वैल्यूज इन ईच कॉलम ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड, और ऑप्शन थे एट्रीब्यूट, डोमेन, रिलेशन। देखिए वो आपसे पूछ रहे हैं रिलेशनल द डाटा टाइप्स ऑफ वैल्यू इन ईच कॉलम्स ऑफ अ टेबल इज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी डोमेन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको एक एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट या क्लिप भी लगाया है, और वहां पे आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट डोमेन के बारे में दिया है, इट इज अ सेट ऑफ वैल्यू, ठीक है। मैं एनसीईआरटी का क्लिप लगाया हूँ, आपको पता चलेगा क्यों मैं लगाया था। नेक्स्ट वीडियो अगर आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, इन अ रिलेशनल डाटाबेस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड द डैश ऑफ रिलेशन। क्वेश्चन था इन अ रिलेशनल डाटाबेस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड द डैश ऑफ रिलेशन, और उसका ऑप्शन था डोमेन, डिग्री, कार्डिनैलिटी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
आपसे वो क्या होता है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में, नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में पूछ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। और आपके एनसीईआरटी में दिया ही हुआ डिग्री का, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, राइट लिखा हुआ द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब मैंने कहा कि मैं एनसीईआरटी क्लिक क्यों लगा, पता है, ये देखिए, आप अगर एनसीईआरटी बुक पढ़े होते ना, तो 4 नंबर में डिग्री बताया था और 3 नंबर में वह डोमेन के बारे में बताया था। और यहां से देखिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, और ये आपका टीआरई 2 का है। टीआरई 2 में क्या हुआ ना कि आपका अगर सिर्फ एनसीईआरटी आप पढ़ के गए होते ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन बहुत इजी था। मैंने प्रिडिक्ट किया था कि वो जो है ना आपका मतलब 90 या 85-90 प्लस के बीच में रहेगा आपका कट ऑफ। तो बहुत सारे कमेंट्स आए इस पे कि सर अरे ये, मैंने उसी टाइम बोला था कि क्वेश्चन जो है थोड़ा इजी था, और अगर जो बच्चे थोड़ा बहुत भी मतलब एनसीईआरटी और थोड़ा बहुत अपना कंसेप्ट क्लियर किए हुए रहते, 90 लाना इजी था। आप क्वेश्चन उठा के देखिए खुद। इस पे बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि क्या कुछ भी, तो मैंने इससे रिलेटेड जो है चाह रहा था कि ताकि ये जो दिक्कत हुई इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के टीआरई 3 के लिए चाह भी रहा था कि वीडियो बनाऊं एक कोर्स के रूप में, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि कुछ कंडीशन थे वो उन्होंने फिलफिल नहीं किया, तो हमने भी वो वीडियो रिलीज फिर नहीं कर पाया क्योंकि टाइम फिर नहीं रहा। मुझे लगा कि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मैंने भी वो वीडियो नहीं बनाया। और मैं इसी टाइप का सीरीज इस बार टीआरई 4 वाले के लिए ला रहा हूँ कि मैं प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी टॉपिक है उसको भी एक, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन एक टॉपिक है, जैसे डाटाबेस में का सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, तो एक प्राइमरी की मतलब की रिलेटेड टॉपिक है, मैं उस टॉपिक को भी एक्सप्लेन करूँ अच्छा से एक सेपरेट वीडियो में, और साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चंस को भी बताता चलूँ, साथ ही साथ उस क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी बताता चलूँ, कहाँ से पूछा गया ये भी बताऊँ। मैं इस टाइप का सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ, और उसी सीरीज में मैंने ये इस बार डीएमएस का लिया है जिसमें सारे मैंने लिए हैं। तो ये आप पे भी निर्भर करता है, आप टीआरई 4 के जो स्टूडेंट हैं, कि आप चाह रहे हैं ये सीरीज या नहीं, क्योंकि टीआरई 3 वाले तो नहीं चाहे थे वो कोर्स लाना जो, तो मैंने वो कोर्स बंद कर दिया। अगर आप लोग अपना इंटरेस्ट दिखाइएगा, आप लोग का फीडबैक रहेगा, चाहे वो सब्सक्राइब के रूप में आप कर सकते हैं इसको, या लाइक के रूप में, शेयर के रूप में आप कीजिए। आपका जो इंटरेस्ट रहेगा तो मैं ये सीरीज को आगे भी ले जाऊंगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ना कि देखो बात क्या है ना कि आप ये देखो 96% जो है ना सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो फिर ऐसा होता है कि लगता है कि इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर क्या ही बनाना, और एक फिर टाइम निकालना उन बिजी शेड्यूल से भी थोड़ा सा हो जाता है। तो ऐसा है, इसलिए जो है अगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करके 1K तक ले जाते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मुझे भी लगेगा टाइम किसी तरह निकालना है, कोई तो वेट कर रहा है वीडियो के लिए। तो फिर देखिए टीचिंग जो है ना, टीचिंग अब पढ़ाई मतलब तो वो हो जाता है, क्या ही बोलूं। तो मैं जो है आप लोगों से लास्ट में सब्सक्राइब करने के लिए बोलना भूल जाता हूँ, और आप लोग जो है सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। बहुत अच्छा है गुरु शिला का ये रिलेशनशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड एज, और उसका ऑप्शन था फॉरेन की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की, मोर देन ऑफ द नन ऑफ द। वो आपसे पूछ रहा था एन एट्रीब्यूट्स ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। मैं पता है कि अनदर टेबल की जैसे ही बात आ रही, यानी कि वो आपसे फॉरेन की के बारे में बात कर रहा है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, which of the following SQL command is used to change the attributes value of one or more row in a table। यहाँ पे रो इन अ टेबल पूछ रहा है आपसे। अगर रो इन अ टेबल का वैल्यू को हम चेंज करना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे ऑप्शन अपडेट। यही अगर हम टेबल्स को अल्टर करना चाह रहे थे, कॉलम्स में कॉलम्स बदलना चाह रहे होते, तब क्या हो जाता हमारा, तब हम अल्टर का यूज करते हैं। इसलिए अभी हमारा, चूंकि अभी तो हम रो पे बात कर रहे हैं, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा।
उसी प्रकार से अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप विच ऑफ द फ्लोइंग स्क्वायर कीवर्ड इज यूज टू डिस्प्ले डाटा फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन सर्टेन पैटर्न। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइक। लाइक कमांड के बारे में हम लोग साथ देख लेते हैं। लाइक क्या है? द लाइक कमांड इन a SQL is used in where clause to search for a specific pattern in a column। हम कॉलम में कुछ स्पेसिफिक पैटर्न को अगर सर्च करना चाहें वेयर क्लॉज के साथ, तो हम लोग लाइक स्टेटमेंट का या कमांड का यूज करते हैं। इस कमांड को यूज करने के लिए हम लोग कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्री का भी यूज करते हैं। उसमें टू जो है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, एक परसेंटेज और एक अंडरस्कोर। आपका और भी होता है, जैसे एक स्क्वायर करके होता है, स्क्वायर ये वाला भी होता है कि मतलब इस रेंज का नहीं चाहिए, तो वो उतना इंपॉर्टेंट है। दो जो आपका इंपॉर्टेंट है वो परसेंटेज और अंडरस्कोर। परसेंटेज जो है रिप्रेजेंट करता है 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर को, और अंडरस्कोर जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके सिंगल कैरेक्टर को। और अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो ये होता है सिलेक्ट कॉलम टू जो भी है, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कॉलम नेम और लाइक पैटर्न। ये जो होता है आपका, इसका जो होता है सिंटेक्स होता है। तो अगर मान के चलिए अगर हमें एक एम्प्लॉय टेबल है और उसमें हम चाह रहे हैं कि उसमें एक जो है आपका टेबल, एम्प्लॉय टेबल में एक कॉलम है एम्प्लॉय ईमेल एड्रेस करके, एम्प्लॉय की ईमेल एड्रेस, और हम चाह रहे हैं कि उस ईमेल एड्रेस में जो जीमेल जिसका हो वो वाला ही सिर्फ हमको है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, वेयर कॉलम नेम क्या है? एम्प्लॉय ईमेल, और लाइक करके, और यहाँ पे उसका पैटर्न क्या हो जाएगा? सिंगल कोट्स में हम लोग क्या देंगे? हम लोग क्या चाहते हैं? परसेंटेज कुछ भी रहे, लेकिन @ हमारा क्या हो? जीमेल हो। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे हमारा सेमीकोलन। तो अब इससे आगे जो भी होगा हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो @gmail.com होगा, और कॉलम का नाम क्या है हमारा? एम्प्लॉय ईमेल। एम्प्लॉय ईमेल में जो जीमेल जितने होंगे वो सारे हमें सिलेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे? तो इस प्रकार से हम लोग वाइल्ड कार्ड एंट्री का यूज कर सकते हैं, परसेंटेज का। और अगर हमें यूज करना होगा सिंगल कोट्स का, तो मान के चलिए अगर कोई टेबल है जिसका में हम चाह रहे हैं कि एग्जाम का जो नेम है, मान लीजिए उसमें एग्जाम नेम है, और इसमें हम चाह रहे हैं कि एग्जाम नेम जो है वो टी से शुरू हो और 3 कैरेक्टर का हो, तो मैंने यहाँ पे 2 अंडरस्कोर लगा दी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? लाइक, और यहाँ पे लाइक के बाद हम लोग ये लिख सकते हैं। तो वो जो हमारा क्या करेगा, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या होगा? फ्रॉम एग्जाम आपका जो है एक टेबल है, और एग्जाम में है एग्जाम नेम नाम का एक कॉलम है, तो एग्जाम नेम लाइक क्या हो जाएगा? ये टी अंडरस्कोर। तो ये जो एग्जाम नेम में जो 3 कैरेक्टर के जो नाम होंगे उसमें जो टी से होगा उसको लेगा, शुरू में होना चाहिए, और बाकी 2 जगह या तो आर हो या कुछ भी हो, उसको इससे मतलब नहीं है, वो सारा जो है आपका दिखा देगा जो 3 कैरेक्टर्स का रहेगा अगर हम अंडरस्कोर का यूज करें। अगर हम मान के चलिए मात्र एक ही का यूज करते, एक अंडरस्कोर का, तो वो हमें सिर्फ 2 कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट कराता। ठीक है, हमें लगता है कि लाइक कमांड आप समझ गए होंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डाटाबेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड। क्योंकि यह डिस्प्ले यानी कि रिट्राइव यानी कि शो करने की बात कर रहा है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलेक्ट। उसी प्रकार से इसमें दिया है आपका एक क्वेश्चन था कि डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन इन रिलेशनल डाटाबेस आर 4 and 3, यानी कि एक है आपका डिग्री और एक जो है कार्डिनलिटी। तो ऑफ अ रिलेशन इन डाटाबेस आर 4, डिग्री क्या है आपका 4 है और कार्डिनलिटी 3 है रिस्पेक्टिवली। इफ 3 एट्रीब्यूट्स का मतलब करने का अर्थ है कॉलम, यानी कि क्या हो जाएगा? डिग्री में 3 एट्रीब्यूट्स एंड 4 टपल्स बोले तो रो बोले तो
कार्डिनलिटी यानी कि यहाँ पे कार्डिनलिटी आर एडेड टू द रिलेशन व्हाट विल द न्यू कार्डिनलिटी न्यू कितना हो जाएगा 7 एंड डिग्री कितना हो जाएगा 7, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका विच ऑफ द फ्लोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। अब देखिए, अब यहाँ पे इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि अपडेट ऑफ द वैल्यू था रो का, अभी जस्ट हमने पढ़ा यहाँ पे, लेकिन आपका दिखा हुआ है कि मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल, टेबल का स्ट्रक्चर को ही मॉडिफाई करना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अल्टर। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर बात करें विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस। अब हमको टेबल को ही रिमूव करना है, समझ रहे हो, टेबल को ही रिमूव करना है डेटाबेस से, तो क्या करना है हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। उसी प्रकार से व्हाट इज डेटाबेस, तो डेटाबेस क्या है, डेटाबेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एक्सेस, कैन नॉट ये तो नहीं होगा। डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड अपडेट एंड मैनेज, ये एकदम सही है। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा दैट कैन नॉट बी अपडेट, ये भी गलत है। इसका हमें पूछ रहा है व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस अपडेट एंड मैनेज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेट। अभी तक आपका जितना भी टीआरई का क्वेश्चन था वो हम लोगों ने देख लिया है। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो आपके अभी तक जितने भी स्टेट हुए हैं वो सारे स्टेट हैं। सबसे पहले हमने अभी हाल ही में जो आपका स्टेट हुआ है उन्हीं के क्वेश्चंस को यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है। और ऑप्शंस था व्हाट डज एन आरडीबीएमएस कंसिस्ट ऑफ। आप जो है हिंदी को इग्नोर कीजिएगा, मैंने सिर्फ स्लाइड कॉपी पेस्ट किया है आपके क्वेश्चन से, तो हिंदी पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ इंग्लिश का जो है वो मैंने देखा और वो ठीक ठाक था, तो हिंदी को इग्नोर कीजिएगा। तो था कि व्हाट डज एन आरडीबीएमएस कंसिस्ट ऑफ, और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ की, कलेक्शन ऑफ टेबल। तो हमें पता है कि रिलेशंस ही तो कलेक्शन है, यानी कि टेबल का ही कलेक्शन होता है आरडीबीएमएस, तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से रो ऑफ रिलेशंस आर नोन एज, उसको क्या कहते हैं हम लोग, जस्ट हम लोग पढ़ा है, डिग्री बोलेंगे, टपल बोलेंगे, एंटिटी क्या बोलेंगे टपल्स। उसी प्रकार से है ऑप्शंस आपका which of the following command is used to restore the database to the last committed state। आपको क्या करना है रिस्टोर करना है, और ऑप्शंस क्या है सेव पॉइंट, रोल बैक, कमिट, बोथ सेव पॉइंट एंड रोल बैक। तो आपका जो ये रोल बैक है ना वो कमांड जो होता है रिस्टोर द डेटाबेस टू द लास्ट कमिटेड स्टेट। उसके बाद अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन और डाटा accumulated from several different sources known as data management, data mining, data warehouse, both data mining and data warehouse। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा डाटा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा डाटा वेयरहाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका which of the following command is used for removing or deleting a relation from the SQL। फिर देखिए देख रहे क्वेश्चंस का थीम वही है, थोड़ा वर्ड को बदला गया है, समझ में आ रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन को आप देखिए क्या बोला है, फिर यही बोल रहा है क्या कर रहा है वो रिमूव कर रहा है, रिमूव कर रहा है और डिलीट कर रहा है रिलेशंस फ्रॉम द एसक्यूएल टेबल। रिलेशंस को ये रिमूव और डिलीट कर रहा है तो क्या हो जाएगा आपका ड्रॉप, ड्रॉप जो आप क्या कर जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ टाइप्स ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। डेटाबेस कैसा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन है, जनरल है, ये सिस्टम है, तो हमें पता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डाटा मैनिपुलेशन कमांड। इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा डिलीट, क्योंकि डिलीट जो है आपका डाटा मैनिपुलेशन कमांड में आता है। व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।
which statement is used to retrieve data from our database in SQL? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलेक्ट। आप खुद देखो कि कितने क्वेश्चन आपको रिपीट लग रहे होंगे, जबकि ये मैंने अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन को सिर्फ मैनिपुलेट किया है, ठीक है ना। इसीलिए प्रीवियस ईयर्स जरूर देखिए आप, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको प्रीवियस ईयर्स तो आपको जरूर ही देना चाहिए। और उसके बाद है हाउ कैन यू प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन वैल्यूनरेबिलिटी इन योर PHP कोड, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाय नॉट यूजिंग यूजर इनपुट इन क्वेरी। यहाँ पे मैं आपको एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है का वर्ड का अर्थ क्या है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंसर्टिंग और इंजेक्टिंग malicious SQL code into a query. This can allow attackers to manipulate the database, access sensitive data, or even take control of database server. यही है SQL injection। मैं यहाँ पे आपको how it is work या कैसे इसको अप्लाई करते वो नहीं बता रहा हूँ, मैं बस ये टर्म बता रहा हूँ कि SQL injection होता क्या है, ताकि आप इस टर्म से फेमिलियर हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which SQL statement is used to update data in our database? डाटाबेस को अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड है, इसके लिए राइट आंसर समझ क्या आ जाएगा? अपडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डैश ऑफर्स द एबिलिटी टू क्वेरी द डाटा एंड इंसर्ट, अल्टर एंड डिलीट द फाइल्स, और आपके पास ऑप्शन था TCA, DCA, DDL और DML, यानी कि आपसे पूछ रहे कि कौन सी लैंग्वेज में आएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? DML। तो हाँ, मैं यही इसी का बात कर रहा था इस एक्सप्लेनेशन का कि मैं जो आपने बताया था। तो अब ये देखो लिस्ट ऑफ कॉमन SQL कमांड्स, ये जो कॉमन, यहाँ पर मैं सिर्फ कॉमन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो DDL जो स्टैंड्स पर होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसके अंदर में टोटल 3 कमांड्स आते हैं। कौन कौन? क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। आपको ये नंबर भी पता होना चाहिए, हो सकता है आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दे कि DDL कमांड के अंदर में कितने, DDL लैंग्वेज के अंदर में कितने कमांड्स आते हैं, 3, 4, 5, 6, तो आपको पता होना चाहिए। उसमें ये नहीं कर रहा है कि आप यार इंसर्ट को करके 4 कर लिए, 5 कर लिए, क्या होगा, ये नंबर भी आपको याद होना चाहिए। उसी प्रकार से DML यानी कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में कितने 4 आते हैं, कौन कौन? तो सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। उसी प्रकार से DCL के बारे में बात करें, यानी कि डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसके अंदर में 2 कमांड्स आते हैं, कौन कौन? ग्रांट एंड रिवोक। TCL के अंदर यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर 3 कमांड्स आते हैं, कमिट, रोल बैक और शिप पॉइंट। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है कि DCL और TCL में, कि TCL क्या है? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो कंट्रोल क्या करना है, या तो ग्रांट करोगे या रिवोक करोगे, यानी किसी को एक्सेस दोगे या किसी से एक्सेस लोगे, दो ही चीज होगा ना। तो कंट्रोल करने का तो 2 ही तरीका है, या तो ग्रांट या रिवोक, इसलिए उसमें 2 कमांड होंगे, कौन सा है? ग्रांट और रिवोक। हाँ, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ट्रांजैक्शन में क्या होता है? कमिट होता है, रोल बैक होगा या सेव पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि TCL और DCL में कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप DCL याद रखो, TCL खुद आपको पता चल जाएगा। DCL क्या होगा? DCL होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो कंट्रोल क्या होगा? ग्रांट होगा या रिवोक, यानी किसी को हम एक्सेस देंगे या किसी से एक्सेस ले लेंगे। और DQL यानी कि डाटा क्वेरी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें एक ही आता है, वो है सिलेक्ट। अब मैं आपको यही बता दूं कि कुछ और भी है, जैसे कि ओरेकल स्पेसिफिक पीस कमांड है, जैसे कि रीनेम और मर्ज। ये जो है ना SQL स्पेसिफिक कमांड है, इसमें डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो रीनेम को। अगर आप MySQL में चाहिएगा तो उसको फिर अल्टर के थ्रू यूज करना पड़ेगा रीनेम करने का, लेकिन ओरेकल जो है आप मैं देखता हूँ अक्सर वो रीनेम और मर्ज के साथ कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये ओरेकल स्पेसिफिक कमांड है। अदर यूटिलिटी कमांड में एक्सप्लेन और शो भी आते हैं। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे जो बताया था ना, ये कॉमन SQL, इसमें आपको यही लिखना है। DCL बोलेगा तो 2 ही देना है, TCL बोले तो 3 ही देना है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाटाबेस, और ऑप्शन थे MySQL, इन्फॉर्मिक्स, SQL सर्वर, ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि सारे जो क्या है डाटाबेस ही है। अब यहाँ पे मैंने आपकी सुविधा के लिए रिलेशनल डाटाबेस के अंदर में कौन कौन आते हैं वो एक लिस्ट, मतलब एक कॉमन लिस्ट बता दिया है। क्लाउड बेस क्या है,
अदर डाटाबेस का भी मैं बताया हूँ। नो एसक्यूएल में के अंदर में मोंगोडीबी क्या क्या आ रहे हैं ये भी बताना चाहिए। तो ये आप देख लो, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ मैंने इसका एक और भी डिफरेंट वे में बताया है, जैसे कि हायरार्चिकल डाटाबेस जो है किसको बोलेंगे, डाटा ऑर्गेनाइजिंग ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। इसके अंदर में क्या आ रहा है, नेटवर्क डाटाबेस क्या होगा, नेटवर्क डाटाबेस होता है यूज अ ग्राफ स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट डाटा रिलेशनशिप। इसका एग्जांपल क्या है, OODBMS, याद रखना ये होता है OODBMS, और एक होता है ORDBMS, यानी कि होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटाबेस, ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डाटाबेस, नो एसक्यूएल टाइप स्टोर डाटा इन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स लाइक JSON, XML, BSON, यानी इसका एग्जांपल क्या है, मोंगोडीबी, जो बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है। उसी प्रकार से एक है की वैल्यू डाटाबेस, सिंपल NoSQL मॉडल वेयर ईच की इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक वैल्यूज। इसका जो पॉपुलर एग्जांपल रेडिस और अमेजन का है। तो ये जो ग्राफ डाटाबेस हुआ, टाइम सीरीज डाटाबेस हुआ, मल्टी मॉडल डाटाबेस हुआ, आपको ये इस टाइप से पता करना है कि क्या डाटाबेस है और इसके एग्जांपल क्या है। एक तो है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेशनल डाटाबेस के अंदर में कौन कौन है, और एक इसका रिवर्स भी आपको पता होना चाहिए कि हायरार्चिकल डाटाबेस क्या और इसके अंदर में क्या क्या है। और साथ ही साथ आपको ये हायरार्चिकल डाटाबेस का इसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसका यूज केस क्या है, ये भी मैंने सारे का यहाँ पे लिखा है। ये आप वीडियो पॉज करके या ये जो PDF है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, और तो वो जो है आपको वहां से आपको मिल ही जाएगा। हायरार्चिकल का हो, की वैल्यू डाटाबेस का बोले, या ग्राफ डाटाबेस का बोले, टाइम सीरीज डाटाबेस बोले, ये जो भी है मल्टी मॉडल डाटाबेस बोले, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटाबेस बोले, इसके जो वीकनेस हैं, इसका जो स्ट्रेंथ है, यूज केस है, ये सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इन जनरल अ फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड, क्या होगा, रोज एंड कॉलम, डाटाबेस, फील्ड या रिकॉर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में पूछ रहा है, यानी कि आपसे क्या कॉलम्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में पूछ रहा है, यानी यह क्या कर रहा है, यानी क्या डिग्री के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस इन SQL। अब देख रहे हो, अभी तक हमने मात्र TRE1, TRE2, TRE3 इन डाटा को मतलब इन क्वेश्चंस को ही सॉल्व किया था, और देखो SQL का मतलब स्टेट का जो क्वेश्चन है कैसे खुद ब खुद बन रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टेट सिलेक्ट। उसी प्रकार से व्हाट इज CRUD एंड स्टैंड्स फॉर इन डाटाबेस ऑपरेशन। तो CRUD हम लोग किसको कहते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये ऑप्शन ए में ही आपका आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। उसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो विच SQL कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम अ डाटाबेस। तो क्या आ जाएगा, ड्रॉप टेबल, क्योंकि आपसे बात क्या कर रहा है, टेबल को ही वो रिमूव करना चाह रहा है, कहाँ से, डाटाबेस से। तो ड्रॉप टेबल जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब था कि DBMS स्टैंड्स फॉर, DBMS स्टैंड फॉर क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग SQL कमांड इज यूज्ड टू व्यू डाटा। तो अगर व्यू डाटा बोले, रिट्रीव डाटा बोले, तो इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सिलेक्ट कमांड का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, PDF। तो हाँ दोस्तों, तो ये जो था आपका जितना भी अभी तक में TRE1, TRE में जो भी था आया एग्जाम, TRE3, TRE4 जो भी जिसमें जितना भी क्वेश्चन आया हुआ था वो, और साथ ही साथ जो भी जितने भी स्टेट आपके अभी तक हुए वो सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया और बताया। और इसका जो PDF है वो आपको आपके अपने ही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ तक आए हो, अगर यहाँ तक अगर आप देखे हो, तो मैं आपसे मात्र 3 से 4 मिनट और लूंगा जो मैं बताने वाला। अगर यहाँ तक अगर आप देखे हो, मुझे पता है यहाँ पे तक आते आते ना
80% पहले ही छोड़ के चलेगा। यहाँ तक अगर तो आप आए हो तो 3 से 4 मिनट और रुक जाओ। मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूँ जो आपसे है कि देखो, बात ये है कि टीआरई 4 आपका मकसद है कि टीआरई 4.0 जो है हमारा क्लियर हो। टीआरई 3.0 का जो है रिजल्ट जो है आने वाला होगा या आ गया होगा जब तक आप देख रहे होंगे। अब मैं ये बताता हूँ कि क्या वीकनेस रही। अगर टीआरई 3.0 के जो स्टूडेंट है वो अगर देख रहे हैं तो मैं बताता हूँ कि आपसे क्या चूक हुआ होगा। अब मैं एक एक करके बताऊँ। पहले ये देखो, ये जो आप वीडियो देख रहे थे तो मुझे आप बताओ, आप में से कितना जो है कॉपी कलम लेके बैठे थे या नोट्स भी बना रहे थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% से भी क्या 99% बच्चे जो है ना वो कॉपी कलम लेके या नोट्स बनाने के मकसद से बैठे ही नहीं होंगे। जस्ट खोले वीडियो देखिए। अब मैं अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेटा डाटा के बारे में, टाइप्स ऑफ मेटा डाटा के बारे में बता दिया। आपने ये जो है सिर्फ देख लिया कि चार टाइप के जो मैंने मेटा डाटा टाइप से बताए, चाहे वो एसक्यूएल का मैंने आपको इंजेक्शन बताया। आप नोट्स कुछ नहीं किए वहां पे। चाहे मैंने डीबी डाटाबेस जो कमांड्स हैं, एमएल में कितने कमांड्स हैं, एसक्यूएल में कितने, टीसीएल में कितने कमांड्स हैं, आपको वहां पे नोट्स बनाते हुए चलना था कि इसमें जो है 3 कमांड्स हैं, इसमें 4 कमांड्स हैं। या जो मैंने कहा कि मेटा डाटा के बारे में बताया, मेटा डाटा के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटा डाटा क्या है ये हमको देखना है, तो वो नोट्स में हम लिख लिए कि ये हमको इस जैसे ही लेक्चर खत्म होगा हमको पढ़ना है। अगर आप सिर्फ इसे वीडियो देखोगे और चाहोगे कि एग्जाम क्लियर भी हो जाए तो नहीं होगा। साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। जहाँ पे कुछ मैं बता रहा हूँ तो अगर मैं सब चीज यहाँ बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, कोई भी नहीं कर सकता। अब जैसे कि नॉर्मल फॉर्म्स का मैंने बताया तो आपको खुद भी इंक्लूड करना होगा कि ये सारे नॉर्मल फॉर्म्स, आपको 3-4 नॉर्मल फॉर्म्स पता था, उसमें से 2-3 नॉर्मल फॉर्म्स ऐसे थे जो आपको नहीं पता था, वो हमने नोट्स बना लिया। समझ रहे हो मेरे कहने का अर्थ क्या है। अगर आप बड़े ही लाइटली वे में लोगे तो बड़ा ही दिक्कत है, वरना तो टीआरई 4, टीआरई 5, टीआरई 6 सब आएगा। सिर्फ वीडियो देख लेने से नहीं होगा, वीडियो देखने के साथ आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 24 आवर्स के साइंटिफिक है ये। 24 आवर के अंदर में ना आप 50 से 80% तक जो आपने पढ़ा है ना, जो न्यू वाला चीज है वो आप भूल जाओगे। कम से कम 50% तो भूल नहीं जाएगा, बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड हो तब भी। अब आप बुद्ध या विवेकानंद नहीं हो, वो हो तब तो कोई बात ही नहीं है। तो 24 आवर्स के अंदर में आप 50 से 80% तक जो है न्यू थिंग्स जो है आपने जो अगर देखा है वो भूलना तय ही तय है। और जानते हो साइंटिफिक वे में ये कहता है कि मात्र अगर 30 डेज में ना आपको मात्र आप 5% चीज को ही रिकॉल कर पाओगे। अब आपका एग्जाम कितना दिन का है समझ लो, और आप सिर्फ एक वीडियो देखे हो, आपको लगता है कि आपको याद रहेगा, वहां तक नहीं रहेगा। और अगर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हो ना तो 75% चीजें आपको याद रहता है। 30 डेज से बाद बियॉन्ड भी अगर नोट्स बनाते हुए चलो, और नहीं मैं तो अब नोट्स देख लीजिएगा, अच्छा ये यहाँ पे ये भी हमको पढ़ना था, ये चीजों को देखना था। समझ रहे हो, ये मैं बस आपके लिए बता रहा हूँ कि वरना तो बहुत सारे वीडियो हैं, देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा बात ये, मैं जब वीडियो बनाता हूँ ना तो बहुत कुछ इंक्लूड करना चाहता हूँ, बहुत बातें हैं जो मैं, और जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो बड़ा ही डिटेल्स में बनाना चाहता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि आप लोगों तक वो बड़ा ही मतलब पूरा ठीक ठाक पहुंचे। लेकिन उसका देखता हूँ मैं क्या कि ये वीडियो है मान के चलिए 30 मिनट का,
1 घंटे का। और उसका जो फास्ट मैं देखता हूँ ड्यूरेशन है ना, वो मात्र 4 से 5 मिनट, 4 से 5 मिनट। आप 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर को मात्र 4 से 5 मिनट देखते हो, 30 मिनट के लेक्चर को मात्र 5 मिनट से 2 मिनट देखते हो, और आप ये सोचते हो कि आपका जो 2 से 3 घंटे का पेपर है वो निकल जाएगा। कहाँ से निकलेगा? नहीं निकलेगा। समझ रहे हो? मैं ये नहीं कहता ये मेरा ही आप देखो वीडियो, आप जिस भी किसी का वीडियो देखो, जो भी चीज पढ़ रहे हो उसे पूरा तो देखो, उसे पूरा समझने की कोशिश तो करो। थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि शुरू में थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, लेकिन थोड़ा देखो तो सही वो 1.5 घंटा में क्या पढ़ा रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? आप 3 मिनट में स्विच कर दो। ये जो आपने जो भटकाव है ना, ये बंद करो। जो भी जहां भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, जहां से भी पढ़ रहे हो, जो इसका भी लेक्चर देखो पूरा देखने की कोशिश करो, उसे समझने की कोशिश करो, नोट्स बनाते हुए चलो। वहां पे उन्होंने कुछ पढ़ाया और कुछ चीजों को छोड़ा है, क्या छोड़ा है, क्या देखना है, क्या पढ़ना है, वो भी आप नोट्स करो। ये अच्छा ना, ये पढ़ाया नॉर्मल फॉर्म में 2 ही नॉर्मल फॉर्म पढ़ाया है था, हमको तीसरा और चौथा के बारे में भी जान लेना है। अच्छा, ये एसक्यूएल कमांड के बारे में बताया, तो सिर्फ डीएमएल और टीसीएल के बारे में बताया, लेकिन हमको तो और भी बाकी जो है टीसीएल इसके बारे में पता करना है, तो वो भी छूट रहा है, वो भी बता लेंगे। या कुछ भी ऐसा पॉइंट्स बताया क्योंकि आपको पहली बार देखे हैं तो उसको तुरंत नोट्स कर लेंगे, ठीक है ना। और मात्र 1 घंटे वीडियो का आप मात्र 2 मिनट में कैसे जज कर पा रहे हो कि ये मतलब सही है गलत है? आप थोड़ा टाइम दो, थोड़ा देख लो, थोड़ा देखो तो सही क्या वो आगे क्या पढ़ा रहा है। उसी प्रकार से मैं ये एक फ्री कोर्स ला रहा था टीआरई 3.0 के लिए ही, लेकिन चूंकि ये फ्री था ना, मैंने एक बार अपने गुरुजी से कहा था कि सर आप मात्र 30 ही स्टूडेंट्स को क्यों फ्री पढ़ाते हो? तो उनका जो आंसर था ना बड़ा ही था। वो बोले कि देखो मैं चाहूँ तो सबको फ्री पढ़ा दूं, लेकिन इस दुनिया में सबसे डिफिकल्ट काम है ना फ्री में पढ़ाना। और वही वो मैं उस समय नहीं समझा, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है, मैं समझ